साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है प्रतियोगिता दर्पण जो हिंदी मासिक पत्रिका है इसके फरवरी 2023 के संस्करण में, ये फरवरी 2023 का संस्करण लिखा हुआ है इस पे। इसमें जो है एक 150 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट दी गई है जो कि आपके आगामी यूपीएससी या यूपी पीसीएस या जो अन्य स्टेट पीसीएस हैं, चाहे एमपी पीसीएस हो चाहे बीपीएससी हो, उन सभी के लिए जीएस के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इसमें आपके जीएस के साथ साथ जो है करंट अफेयर के प्रश्नों को भी संकलित किया गया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे, दो वीडियो में कवर करेंगे। पहले वीडियो में 75 क्वेश्चन को और नेक्स्ट वीडियो में शेष बचे हुए 75 क्वेश्चन को। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? वायु वेग को मापते हैं, तो इसको 3 से मिला दीजिए, वायु वेग। सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? भूकंप को, 1 से मिला दीजिए। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? इससे वायुमंडलीय दाब को मेजर करते हैं, 2 से मिला दीजिए। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं, तो 4 से मिला दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 3 1 2 4 अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई सही है। समुद्री मील ये नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है, ये भी सही है। सेल्सियस ये उष्मा की इकाई नहीं होती बल्कि ताप की इकाई होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव नेत्र में आयरिश के कार्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, देखना है कौन सा सही है। देखिए, यह रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करने का कार्य करता है, नहीं। जो आइरिस होता है यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य आपकी आइरिस करती है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, इसके अतिरिक्त जो अन्य विकल्प हैं कि यह फोकस दूरी को समायोजित करके वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यह भी गलत है। यह प्रकाश को शोषित करके उसके आंतरिक परावर्तन को रोकता है, यह भी गलत है। देखिए, आंखों में प्रकाश कोर्निया से होकर के ही प्रवेश करता है। कोर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली या पर्दा होता है जिसे परितारिका या इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। आइरिस पुतली के साइज को साथ ही नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। आगे चलते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये खोज जो है हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने की थी। किसने? हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने की थी। ठीक है, जिसकी व्याख्या जो बाद में आइंस्टीन ने की थी। और आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है, एक सेकंड, एसआई का आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है उसका ना उसका मात्रक हर्ट्ज होता है, तो हर्ट्ज जो रखा गया वो इन्हीं के सम्मान में रखा गया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है या है? तो देखिए, सिलिकॉन, सीरियम, एस्टेटिन, वेनेडियम, तो किसका करते हैं इस्तेमाल? तो यहाँ विकल्प देखिए, केवल इसमें जो है सिलिकॉन जो होता है उसका इस्तेमाल सोलर सेल में किया जाता है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, सोलर सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करता है। बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है कि बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? तो इसका ऊपर चढ़ने के कारण पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन होता है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने के कारण तेल का पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव के कारण केशिकार्षण होता है, जिसके फलस्वरूप द्रव पतली से पतली नली में प्रवेश कर ऊपर चढ़ जाता है। निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है अर्थात तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? तो देखिए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में शामिल विभिन्न विकिरणों का जो तरंग दैर्ध्य है उसके संदर्भ में अवरोही क्रम, मतलब बड़े से छोटे क्रम में चलें तो देखिए सबसे अधिक जो तरंग दैर्ध्य होती किसकी होती है? वो होती है रेडियो तरंग की। किसकी होती है? रेडियो तरंग की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उससे कम माइक्रोवेव की होती है, उससे कम अवरक्त विकिरण की होती है, उससे कम दृश्य प्रकाश की होती है और उससे भी कम जो होती है पराबैंगनी विकिरण की होती है, और उससे कम एक्स किरणों की, और सबसे कम किसकी होती है? गामा रेज की होती है। ठीक है, गामा रेज की होती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से कोलाइड या कोलाइड्स का के उदाहरण हैं? तो कौन सा है? यहां देखिए, इसमें वाहनों से निकलने वाला धुआं, सेविंग क्रीम, पनीर, बादल, ये सभी के सभी क्या है?
कोलाइड्स के उदाहरण हैं। ठीक है, कोलाइड्स के उदाहरण हैं। अन्य उदाहरण जैसे कोहरा है, बादल है, शेविंग क्रीम, धुआं, रबड़ स्पंज जेली, मक्खन आदि कुछ अन्य कोलाइड्स के सामान्य उदाहरण हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो कौन सा है? जो हाइड्रोजन होता है, यह हाइड्रोजन निश्चित रूप से सभी अम्लों में जो एसिड्स होते हैं उसमें उपस्थित होता है। इसी कारण धातु के साथ अपक्रिया करने पर लगभग सभी अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। संक्षारण की समस्या, संक्षारण की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रयोग में लाया जा सकता है? तो देखिए कौन सा लाया जा सकता है, एक सेकेंड। तो इसमें जो है, एक सेकेंड, पेंटिंग या आइलिंग, गैल्वेनीकरण, एनोडीकरण और मिश्र धातु का निर्माण, ये प्रक्रियाएं। तो देखिए अपने पर्यावरण के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा पदार्थों का धीरे धीरे विनाश ही क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। संक्षारण कहलाता है। पेंटिंग पेंटिंग हो गया आपका, पेंटिंग और आइलिंग हो गया, ग्रीजिंग करना, गैल्वेनीकरण, एनोडीकरण, विद्युत लेपन हो गया, मिश्र धातु का निर्माण आदि जो है, आदि का प्रयोग जो है संक्षारण को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प जो है 1, 2, 3, 5, जो चौथा वाला है वो इसमें शामिल नहीं है। जो इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे दिया गया है वो इसमें शामिल नहीं होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है, मतलब चमकता है? तो ये जो होता है मंद ऑक्सीकरण के कारण। श्वेत फास्फोरस ऑक्सीजन की उपस्थिति में मंद गति से ऑक्सीकृत होता है और प्रकाश उत्सर्जन करता है। अतः श्वेत फास्फोरस अंधेरे में दीप्त होता है, चमकता है, जलता है, यह मतलब चमकता है। यह गुण जो है रसो संदीप्ति कहलाता है। यह जल में अघुलनशील लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में विलेय होता है श्वेत फास्फोरस। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वोटिंग स्याही, जो चुनाव के दौरान आपके उंगलियों में जो स्याही लगाई जाती है, निम्नलिखित में से किस रसायन का उसमें उपयोग होता है जिसकी वजह से वो छूटता नहीं है जल्दी? तो किसका इस्तेमाल होता है? सिल्वर नाइट्रेट का होता है। सिल्वर नाइट्रेट का होता है। ये पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में त्वचा पर धब्बा लगा देता है जिससे उसे धोना असंभव हो जाता है, और फिर जब वायु त्वचा कोशिकाएं समाप्त होती हैं केवल तभी यह धब्बा हटता है। अतः वोटिंग स्याही में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, बता रहा है कौन सा या से सही है। तो देखिए, हमारे दंत क्षय हेतु जो है अम्ल, जो एसिड होता है वो जिम्मेदार होते हैं, सही बात है। दूसरा, दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मोचित करने में सहायक होते हैं। दोनों कथन पूरी तरीके से सही हैं और इसलिए यहां पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं। खाने के बाद दांत साफ न करने पर यह दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा, जो ग्लूकोज होता है, शर्करा या कह सकते हैं जो चीनी होगा, का विघटन कर अम्ल निर्मोजित करते हैं। ये अम्ल धीरे धीरे दांतों को क्षति पहुंचाते हैं। इसके लिए जैसे कि चॉकलेट हो गया, ठंडे पेय तथा चीनी मुक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ भी दंत क्षय के लिए उत्तरदायी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। एक तरफ फार्मिक अम्ल का नाम है, अम्ल का नाम है, दूसरी तरफ पदार्थ का नाम जिसमें ये पाया जाता है। जैसे फॉर्मिक अम्ल ये किस में पाया जाता है? चींटी के डंक में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में वन से मिला देंगे। इसके अतिरिक्त एक सेकेंड, फार्मिक अम्ल जो हो गया ये आपका चींटी के डंक में होता है। और टार्टरिक अम्ल जो है, ये टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये इमली और अंगूर में। टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में। तो इसको जो है 4 से मिला देंगे। इसके अतिरिक्त सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये किस में होता है? ये साबुन में होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये चूने के पानी में होता है, चूने के पानी में होता है। तो इस प्रकार से आप इनको जब सुमेलित करेंगे तो ये 1, 2, 4, 3 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 15। लिक्विड पेट्रोलियम गैस के घटकों में कौन से क्या शामिल होते हैं? तो इसमें देखिए, इसमें क्या क्या होता है। लिक्विड पेट्रोलियम में प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, ब्यूटालिन होता है।
ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस अर्थात एलपीजी में। ठीक है, तो प्रोपेन, प्रोपलीन, ब्यूटेन और ब्यूटालाइन होता है। मीथेन जो होता है वो सीएनजी का घटक होता है। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्यतः प्रयुक्त उपयुक्त पदार्थ, प्रयुक्त या उपयुक्त पदार्थ और उनमें पाए जाने वाले संभावित अवांछनीय रसायन। तो इन तीनों को देखना, बताने में कौन सा सुमेलित है, इन तीनों में से कौन से जो है वो सुमेलित हैं। तो देखिए, लिपस्टिक में सीसा पाया जाता है, सही है। शीतल पेय में ब्रोमिनित वनस्पति तेल पाया जाता है। चाइनीज फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया जाता है। तो तीनों के तीनों जो है वो सुमेलित हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु विषाणु अर्थात वायरस से होने वाली विषाणु जनित बीमारियों का वाहक जो होता है वो मच्छर होता है। तो किसका होता है, देखिए, मलेरिया प्रोटोजोआस होता है, तो ये नहीं है। डेंगू, चिकनगुनिया, पीत ज्वर, जापानी इंसेफ्लाइटिस, इन सभी ये जो चारों बीमारियां हैं ये विषाणु जनित होती हैं, इसका वाहक मच्छर होता है। ठीक है, मलेरिया का भी वाहक मच्छर होता है परंतु वो प्रोटोजोआ से होता है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। एम्फीसाइमा, एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो ये जो है फेफड़ों को, किसको? फेफड़ों को प्रभावित करने का कार्य करता है। एम्फीसाइमा मुख्यतः धुआं आदि के अंतः शोषण से जुड़ा होता है। एम्फीसाइमा के सबसे अधिक मामले सिगरेट पीने या लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने के कारण उत्पन्न होते हैं। यह रोग फेफड़े में वायु कोश को क्षतिग्रस्त कर देता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। दही प्रोबायोटिक का एक उदाहरण है, सही बात है। दूसरा, प्रोबायोटिक प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ये दोनों ही कथन यहां पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, प्रोबायोटिक ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनका सेवन करने पर वह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। हाल के समय में दुग्ध रहित और किण्वन रहित प्रोबायोटिक उत्पन्न किए गए हैं, जिनमें नाश्ते में लिए जाने वाले अनाज और स्नैक्स हैं। जबकि अन्य प्रोबायोटिक उत्पाद कौन से हैं? केफीर, योगार्ट, कंबुजा, किमिची आदि। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसमें आयोडीन 123 ये मोतियाबिंद के उपचार के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ये आयोडीन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है, आइसोटोप है, जिसका प्रयोग मस्तिष्क की इमेजिंग के लिए किया जाता है, ना कि मोतियाबिंद के उपचार के लिए। जबकि अन्य कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में, फास्फोरस 32 ल्यूकेमिया थेरेपी में, सोडियम 24 रक्त प्रवाह का अनुरेखण करने में। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? कौन सा एक जड़ नहीं है? तो देखिए, इसमें गाजर, मूली, सलजम ये जड़ है, जबकि आलू क्या है? आलू तना है। ठीक है, आलू तना है। गाजर, मूली, सलजम, शकरकंद और टिपियोका ये जड़ें हैं जिन्हें हम खाने में प्रयोग करते हैं। मसूड़ों से रक्त स्त्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना, मतलब भंगुर जल्दी से, मतलब आसानी से टूट जाने लायक, एवं घाव भरने में देरी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। सी जो है नींबू वंश के खट्टे फलों, आंवला, टमाटर, पपीता, आलू, अमरूद, ब्रोकली, कीवी आदि में पाया जाता है। यह चर्म को स्वस्थ रखने, कोलेजन तंतुओं के निर्माण, दांतों के डेंटिन के निर्माण आदि में उपयोगी होता है। शरीर में इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसकी कमी से मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, घाव भरने में देरी आदि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, इसमें कछुआ जो है, कछुआ, एक सेकेंड, कछुआ हो गया, उड़न छिपकली हो गई, किंग कोबरा हो गई, ये क्या है? सरीसृप है। जबकि ऑस्ट्रिच जो है ये ये पक्षी वर्ग के तहत आते हैं। ऑस्ट्रिच हो गया, सफेद स्टोर्क हो गया, नर गुच्छेदार बतख हो गई, ये पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह या आयरन विद्यमान होता है? किस में होता है? तो ये मायोग्लोबिन में, किसमें? मायोग्लोबिन में होता है। देखिए, क्लोरोफिल का आवश्यक घटक क्या है? मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। कैरोटीन एक प्रकार का प्रोटीन है।
मायोग्लोबिन स्तनियों के पेशी ऊतकों में पाया जाने वाला प्रोटीन तथा आयरन इसका मुख्य घटक है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? तो यह जो है उत्परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। वस्तुतः उत्परिवर्तन की प्रक्रिया से डीएनए में सतत रूप से परिवर्तन होते रहते हैं। अगला है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 4 जोड़े दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, एम रफीक मुगल, ये हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। इसका संबंध जो है एम रफीक मुगल से नहीं है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। तो ये इनसे सुमेलित नहीं है, ये इनका ये मानना नहीं था। ठीक है, इसका इन्होंने विरोध किया था, इसलिए ए वाला ऑप्शन सही नहीं है। जो अन्य मान्यताएं थी जैसे E.J.H. मैके, इनका मानना सुमेर लोगों के पलायन की मान्यता दी इन्होंने। मार्टिमर व्हीलर ने पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रदर्शन इसको इस मान्यता के साथ थे। अमलानंद घोष, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, ये इनकी मान्यता थी। अगला है हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है। किससे संदर्भित है? तो ये वासुदेव से संदर्भित है। देखिए, भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा या बेशनगर का, जो कि एमपी में है, का गरुड़ स्तंभ है, जिससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदेवश अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं है क्या। तो प्रश्न नंबर 28 आपका है तोलकाप्पियम का ग्रंथ संबंधित है किससे? तोलकाप्पियम जो ग्रंथ है ये व्याकरण और काव्य से संबंधित है। ये संगमकालीन ग्रंथ है। तोलकाप्पियम के प्रणयनकर्ता तोलकाप्पिय ऋषि अगस्त के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। यह एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना श्रुत शैली में की गई थी। ध्यान रखिएगा, ये संगम काल से संबंधित है। आगे बात करते हैं, 2 सूचियां दी गई, इन्हें सुमेलित करना है। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य कौन से थे? इनको हमें सुमेलित करना है। देखिए, धनंजय कहाँ के राजा थे? कुस्तलपुर के, 3 से मिलाइए। नीलराज अवमुक्त के वंश से। उग्रसेन ये पालक्का के थे, तो 3 से मिला दीजिए। विष्णुगोपा कांची के थे, 2 से मिला दीजिए। देखिए, धनंजय कहाँ के थे? धनंजय कुस्तलपुर, तो 3 हो गए। नीलराज जो है ये अवमुक्त, 1 हो गए। उग्रसेन कहाँ के थे? पलक्का, तो 4 है ये। विष्णुगोपा, तो कांची, तो 3142 3142 अर्थात आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मौर्य मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित रहा है? तो कौन था? समाहर्ता। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। जो अनंतपाल था ये सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा जो था ये विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक था। आगे बढ़ते हैं, 2 सूचियां दी गई, इन्हें सुमेलित करना है। राजवंश और उसकी राजधानी। सुंग वंश, सुंग वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, तो 4 से मिलाइए। सातवाहन वंश की पैठन थी, 3 से मिला दीजिए। कदम वंश की बनवासी थी, 2 से मिला दीजिए। चंदेल वंश की महोबा थी, 1 से मिला दीजिए। तो 4 3 2 1 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? कौन सा वरियम जो है उद्यान प्रशासन का कार्य कौन देखता था? तो टोट वरियम जो है ये उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। देखिए, चोलकालीन गांवों की गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे वरियम कहा जाता था। ये एक कमिटी थी। उद्यान प्रशासन कार्य देखने वाली समिति को टोट्टवारियम कहा जाता था, जबकि समवत्सर वरियम को क्या है? वार्षिक समिति। एरी वरियम को तालाब समिति तथा पोन वरियम को स्वर्ण समिति कहते थे। आगे बढ़ते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, यहाँ पे ये 4 पुस्तकें हैं और उसके 4 लेखक हैं। आप ऐसे देख लीजिए एक बार, यहाँ पे 1 सेकेंड।
ताजुल मासिर, ताजुल मासिर किसने लिखी थी? ये लिखी थी हसन निजामी ने। खजाइन उल फतूह, ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो सुन लीजिए। तारीख मुबारक शाही, तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी है। फतवा, फतवा ए जहांदीरी, ये जो है जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। तो इसका जो है आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? किसने देखा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने। किसने? निजामुद्दीन औलिया ने देखा था। ठीक है, यहां पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, शेख फरीद के शिष्य शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा था। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही या ईश्वर का प्रिय और सुल्तान सुल्तान उत औलिया अर्थात संतों का राजा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये मुजफ्फर खां तुर्बती था। मुजफ्फर खां तुर्बती। देखिए, दीवान शब्द फारसी भाषा का है और खलीफा उमर के काल में मुसलमान ने इसे अपनाया था। मुसलमानों ने वे इसका प्रयोग खजाना विभाग के लिए करते थे। खजाना विभाग के लिए। तो देखिए, अकबर के शासनकाल के 9वें वर्ष से लेकर के 30वें वर्ष तक दीवान पर मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल एवं ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों आता जाता रहा है। मुजफ्फर खां सरकारी सोपान में दीवान के पद को स्थान दिलाने में सफल रहा। दीवान आर्थिक मामलों में राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना उपयुक्त में से कौन सा सही है। कौन सा सही है बताना है। देखिए, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। ये सही है। दूसरा, दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। ये सही नहीं है। तीसरा, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। ये भी सही नहीं है। यहां पर केवल पहला वाला ही कथन सही है। तो अन्य के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में प्रत्येक परगना, परगना मतलब गांव का समूह, पर एक आमिल या अमल गुजार की नियुक्ति की जाती थी जो परगने के राजस्व संग्रह का कार्य करता था। तो पहला सही हो गया। इक्ता प्रणाली भारत की प्राचीन देशी संस्था न होकर के अरब की मौलिक प्रणाली थी। ठीक है, ये यहाँ की देशी नहीं थी, अरब की थी ये, जिसका उद्भव पश्चिमी एशिया अर्थात ईरान में हुआ था। इसे दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने द्वारा लागू किया गया था। तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा देखते हैं। मीर बख्शी मतलब सैन्य विभाग का जो प्रमुख और मनसबदारों का प्रमुख होता था। मीर बख्शी मुगल काल का पद है, ना कि सल्तनत काल का। ये सल्तनत काल में नहीं आता, ये मीर बख्शी का पद मुगल काल में आता है। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख दीवाने आरिज कहलाता था, ना कि मीर बख्शी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन एक हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? कौन एक स्वतंत्र संस्थापक था? चिनकिलिच खां। चिनकिलिच खां जो है हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में, 1724 ईस्वी में चिनकिलिच खां उर्फ निजामुल मुल्क ने की थी। अक्टूबर 1724 में शुकर खेड़ा के युद्ध में दक्कन के मुगल गवर्नर मुबारिज खां के मारे जाने के बाद निजामुल मुल्क दक्कन का वास्तविक शासक बन गया था। सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरजामी प्रथा ये मराठों के भू राजस्व प्रथा से संबंधित रही। देखिए, मराठा काल में सरजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? तो यह है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है लेखक और पुस्तकों में? तो देखिए, इसमें वैलेंटाइन सिरोल द इंडियन स्ट्रगल, ये इनकी पुस्तक नहीं है। ये इनकी पुस्तक नहीं रही है। रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये रफीक जकारिया की पुस्तक है, सही है। सुभाष चंद्र बोस की इंडियन अर्नेस्ट नहीं रही है। देखिए, इंडियन अर्नेस्ट जो है ये वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक है, वैलेंटाइन सिरोल की। ठीक है, जबकि द इंडियन स्ट्रगल ये सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। बीडी सावरकर की अनहैप्पी इंडिया नहीं है। अनहैप्पी इंडिया किसकी है? लाला लाजपत राय की है। ठीक है, लाला लाजपत राय की है। सावरकर द्वारा रचित प्रचार पुस्तिका का नाम क्या है? हिंदुत्व है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, अर्थात 2 और 4, 2 4 अर्थात डी ऑप्शन आपका
सही हो जाएगा। देखिए, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी इसका पूरा नाम था का गठन जनवरी 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। सी आर दास इसके अध्यक्ष थे तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया था। आगे बात करते हैं, कथन कांड वाला प्रश्न है, देखना है इसमें कौन सा सही है। पहला कथन है कि भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। सही बात है। कारण, भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। तो कारण भी सही है, तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, तो इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, निसंदेह भारत छोड़ो आंदोलन को सरकार ने बर्बरता पूर्वक कुचला, फिर भी 1947 में स्वाधीनता का जो स्वर्ण विद्वान हुआ, मतलब स्वाधीनता का जो स्वर्ण विद्वान हुआ, उसमें इस आंदोलन का ही सबसे बड़ा योगदान था। अगस्त 1942 में दी गई भारत छोड़ो आंदोलन की ललकार ने ठीक 5 वर्ष बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? कब मनाया था? तो देखिए, 23 मार्च 1943 को, 23 मार्च 1943 को, 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में होता है। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। 23 मार्च 1940 को इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसी तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। यहाँ पे चार चार मतलब घटनाएं हैं, इन्हें हमें क्रम देना। देखिए, कांग्रेस का 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये दिसंबर में होता है। कब होता है? दिसंबर में होता है। ठीक है, अधिकतर कांग्रेस के अधिवेशन दिसंबर में होते रहे हैं। गांधी इरविन समझौता, ये 5 मार्च को होता है, 5 मार्च 1931 को, तो ये 31 हो गया, 1931। जबकि कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन है, ये जो होता है आपका कब? 26 से 31 मार्च 1931 को। ठीक है, और भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी जाती है? ये 23 मार्च को, मतलब कराची अधिवेशन से पहले दे दी जाती है। तो क्रम आप देखेंगे तो भारत 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है पहले, फिर गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हो जाता है, फिर राजगुरु को फांसी होगी और फिर कराची अधिवेशन होगा। तो 1 2 4 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ विकल्प देखते हैं, 1 2 4 3। ठीक है, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता में 27 दिसंबर 1928 को संपन्न होती है। इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आगे चलते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमिलित करना है। क्रांतिकारियों और उनके कार्यों, दूसरे सूची में उनके कार्य दिए गए। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने जो है, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, तो पहले का 2 हो गया। वल्लभ भाई पटेल जो है, ये ऑपरेशन पोलो जो हैदराबाद का भारत में विलय के दौरान होता है, इससे संबंधित थे। इकबाल जो है 1930 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन जो होता है उससे संबंधित रहे हैं। इसके अतिरिक्त बटुकेश्वर दत्त, ये सेंट्रल असेंबली में बम फेंके जाने से संबंधित रहे हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे, इनको सुमिलित करेंगे तो 2 3 4 1 अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? किसे की गई थी? माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। ला सोसाइटी एशियटिक्यू, द एशियन सोसाइटी जिसे कहते हैं, की स्थापना 1822 में की गई थी। वर्ष 1829 में 29 के शाही शासन द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि कर दी गई थी, 1829 में। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संस्थान और उसके संस्थापक दिए गए हैं, बताना है इनमें कौन से सही सुमेलित हैं, कौन से सही सुमेलित हैं ये बताना है हमें। तो देखिए, बनारस का संस्कृत कॉलेज जो है, इसकी स्थापना
1791 में जोनाथन डंकन ने की थी, विलियम जोन्स ने नहीं, तो पहला गलत हो गया। कलकत्ता मदरसे की स्थापना जो थी वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1781 में होती है, सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड रिचर्ड कोले बेलेजली ने 1800 में की थी, आर्थर बेलेजली ने नहीं, लॉर्ड रिचर्ड कोले बेलेजली ने। तो तीसरा भी गलत है, दूसरा वाला ही केवल सही है, यहाँ पर दूसरा वाला ही सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। दो सूचियां हैं, घटनाएं और तिथियां, इन्हें हमें सुमेलित करना है, ठीक है। तो देखिए, बैरकपुर में विद्रोह कब होता है? नवंबर 1824 में, तो दो से मिला दीजिए। बरहामपुर का विद्रोह जो है फरवरी 1857 में बरहामपुर का विद्रोह होता है, 4 से मिला दीजिए। संथाल विद्रोह जो है, संथालों का विद्रोह सिद्धू तथा कान्हू के नेतृत्व में 1855-56 में होता है, तो 3 से मिला दीजिए। बेल्लोर विद्रोह जो है, बेल्लोर विद्रोह 1806 में होता है, ठीक है। 1806 ईस्वी में सैनिकों ने अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण बेल्लोर में विद्रोह कर मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया था। तो 2431 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा था कि यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करें तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। तिलक को लोग प्रायः लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव थे। कौन थे? राधाकांत देव। देखिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, हरिश्चंद्र मुखर्जी, राजेंद्र लाल मित्र आदि थे। इसके प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव थे। आगे बात करते हैं, हिमालय की मुख्य चोटियां नीचे दी गई हैं, इन्हें उच्च से निम्न ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित करना है। 4 चोटियां दी गई हैं, तो देखिए इनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, कंचनजंगा। फिर धौला धौलागिरी आ जाएगी, फिर नंगा पर्वत, और सबसे इन चारों में सबसे छोटा नंदा देवी हो जाएंगी। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, बताना उपयुक्त में से कौन सा शेष कथन सही है। तो देखिए, एक सेकंड देखना कौन सा सही। देखिए, 3 कथन है। यह प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली बड़ी बड़ी नदियों का स्रोत है, सही बात है। आकृति की दृष्टि से यह एक संपूर्ण इकाई है, ये भी सही है। यह दीवार की भांति खड़ा है जिसे केवल दर्रों से ही पार किया जा सकता है। थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, दर्रे यहीं पे पाए जाते हैं। तो तीनों के तीनों कथन आपके सही है, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 2 सूचियां दी गई हैं, नदी बेसिन और उसके किनारे बसे हुए नगर, तो इन्हें हमें सुमेलित करना है, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, भागीरथी भागीरथी जो है उत्तरकाशी, 3 से मिला दीजिए। उत्तरकाशी भागीरथी नदी बेसिन में। पौड़ी जो है, पौड़ी ये अलकनंदा, तो 4 से मिलाइए। लैंसडाउन जो है ये नयार नदी, 1 से। और नरेंद्र नगर जो है गंगा नदी बेसिन में है, 2 से। तो 3412 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? किन किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? तो देखिए, कहाँ कहाँ? गुजरात में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में काली मृदा पाई जाती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतर भाग में पाई जाती हैं। इसमें महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल हैं। गोदावरी और कृष्णा नदी के ऊपरी भागों तथा दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। भारत में तटीय वन अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में पाए जा सकते हैं, सही है। तटीय वनों के वृक्षों की जड़ें शोषण करने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं, दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारत में निम्नलिखित खानों में से कौन सी तांबा उत्पादन के लिए जानी जाती हैं? कौन सी इसमें जानी जाती हैं? तो देखिए, मलाजखंड और खेतड़ी जानी जाती हैं। तो यहां पर 1 और 2 बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए,
मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित मलाजखंड, तो ये मलाजखंड एमपी में है। ये देश का सबसे बड़ा तांबे का स्रोत है। इसके अतिरिक्त खेतड़ी जो है खान राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। यह हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा विकसित तांबा खानन परियोजना के लिए जाना जाता है, जबकि झारखंड में स्थित कोडरमा खानों को अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वार नदमुख पर स्थित है? तो मरमा गोवा जो है ये ज्वार नदमुख पर ये बंदरगाह गोवा में अरब सागर के तट पर जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, ज्वार नदमुखी बंदरगाह है, तो बी ऑप्शन था। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं, बताना है। करेवा निक्षेप जम्मू कश्मीर पाए जाते हैं, सही है। करेवा जाफरान की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, करेवा निक्षेप जो जम्मू कश्मीर पाए जाते हैं, जिनका उपयोग केसर की स्थानीय किस्म जाफरान की कृषि में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चार विकल्प हैं। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में, फोतुला दर्रा जास्कर श्रेणी में है, खारदुंगला लद्दाख श्रेणी में, जेलेपला जो है कैलाश श्रेणी में नहीं है। जेलेपला भारत में सिक्किम जिले तथा चीन में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के बीच बीच ऊंचा पर्वतीय दर्रा है। यह भारत को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ने वाले मार्ग पर है, तो डी वाला कैलाश श्रेणी में नहीं है। दो सूचियां दी गई, जल विद्युत परियोजना और किस नदी पर है, यह हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, मैथन परियोजना जो है ये बराकर नदी अर्थात 3 से मिला दीजिए, जो कि झारखंड में है। शलाल परियोजना जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी, तो इसको 4 से मिला दीजिए। राणा प्रताप सागर परियोजना ये राजस्थान की चंबल नदी अर्थात 1 से मिला दीजिए। टिहरी परियोजना भागीरथी नदी उत्तराखंड, तो इसे 2 से मिला दीजिए। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 अर्थात डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, भारतीय रेलवे के मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे के मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये इसका मुख्यालय मुंबई में है। मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय मुंबई में है। निम्नलिखित में से कौन सा या से सुमेलित नहीं है इन चारों में? ठीक है, तो देखिए, एक सेकेंड, कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। बोम्बा जम्मू कश्मीर में, बगारा बगारा या बगाटा ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में निवास करते, तमिलनाडु में नहीं। ठीक है, जबकि गरसिया राजस्थान, चांग नागालैंड, ये सही है। तो बगारा या बगाटा, ये आदिवासी मुख्य रूप से बगाटा भाषा बोलते हैं, परंतु ये तेलुगु एवं उड़िया भाषा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर दूसरा वाला क्यों सम्मिलित नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, पेनगंगा तथा गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो कुडप्पा समूह की चट्टानें पाई जाती हैं, कुडप्पा समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? कौन से भारतीय राज्य जो हैं चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? देखिए, चीन की सीमा मतलब तिब्बत से भी संपर्क हो रहा है। सिक्किम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल नहीं। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। पश्चिम बंगाल नहीं आएगा इसमें। तो 2 3 4 डी ऑप्शन। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करने का कार्य करता है? तो ये जो है 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप जो कि भारत का है, इसको मालदीव से पृथक करने का कार्य करता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मेरियाना गर्त या खाई या मेरियाना ट्रंच किस महासागर तल में स्थित है? तो ये आपका प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ठीक है, ये विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है। इसकी गहराई लगभग 11,022 मीटर, जो कि आपकी एवरेस्ट की जो चोटी है, मतलब माउंट एवरेस्ट, उससे भी ये ज़्यादा गहरा है। मतलब ऊंचाई को उल्टा कर देंगे तो। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो कौन सी संबंधित है? तो अंगुलिहास जो धारा है ये हिंद महासागर संबंधित है, जबकि कनारी धारा ये अटलांटिक महासागर से, फ्लोरिडा धारा जो है ये आपकी अटलांटिक महासागर से,
क्यूराइल धारा प्रशांत महासागर से। आगे बढ़ते हैं, दक्षिणी अफ्रीका का पोस्ट मार्सबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादक है? तो ये जो है मैग्नीज का उत्पादक है, मैग्नीज का। दक्षिण अफ्रीका में बॉक्साइट जो होता है ना के बराबर पाया जाता है तथा यहाँ यूरेनियम का भंडार इसके पश्चिमी क्षेत्र में है। निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? इजराइल से लगी हुई है। तो इजराइल जो है किन देशों से सीमा साझा करता है? तो ये जो है आपका लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, और इसका जो पश्चिमी हिस्सा है वो भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। तो ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? तो देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। देश और राजधानी में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, गिनी बिसाऊ गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ है, ताइवान की ताइपेई है, निकारागुआ की मानागुआ है, मालदीव की राजधानी जो है मलाबो नहीं है, माले है। ठीक है, तो डी वाला सही सुमेलित नहीं है। दो सूचियां दी गई हैं नगर और उसके मतलब संबंधित नहर नदी की, तो हम यहाँ सुमेलित करना है। खार्तून जो नगर है ये नील नदी के किनारे है, तो दो से मिलाइए। ब्राजा वेले जैरे नदी के किनारे है, वन से मिला दीजिए। रॉटरडम ये राइन नदी के किनारे है, 4 से। पेरिस रीन नदी किनारे 3 से। तो 2143 अर्थात ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाने का कार्य करता है? तो हेलोक्लाइन जो है ये। बी ऑप्शन। निम्नलिखित झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? तो साइबेरिया की जो बैकाल झील है वो विश्व की सबसे गहरी झील है। इसकी गहराई लगभग 4700 फीट है। 4700 फीट, 4700, या दरार घाटी में स्थित है, तो यहाँ बैकाल झील हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुंगेला जलप्रपात, ये सही नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वेनेजुएला के बोलिविया राज्य में स्थित एंजल जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। जबकि ए वाला सही नहीं है। अन्य, विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी? सुपीरियर झील, अमेरिका में है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील टिटिकाका झील है ये। ठीक है, ये कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका झील है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? कौन सा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो देखिए, कालाहारी मरुस्थल जो है दक्षिणी गोलार्ध में, ये आपके साउथ अफ्रीका का है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में आता है। कालाहारी मरुस्थल विश्व के विशालतम मरुस्थलों में से एक है, जिसका क्षेत्र लगभग 5,20,000 वर्ग किलोमीटर है। यह बोत्सवाना अफ्रीका के मध्य में स्थित है या दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। तो बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में इसका विस्तार है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन। इस प्रकार से हम लोगों ने 75 क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीट किया। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।